Hello all, welcome to my YouTube channel. I am Jyoti Kumari and I qualified 2 times JRF in हिंदी लिटरेचर। एनटीए ने अपनी वेबसाइट से यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैंने इस बार जून 21 का JRF क्वालिफाई किया है। इससे पहले मैंने दिसंबर 2019 का JRF क्वालिफाई किया था। दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है और मैंने दोबारा JRF क्यों दिया, मतलब एक बार JRF होने के बाद मैंने दोबारा अटेम्प्ट क्यों दिया। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि मैंने कौन सी बुक रेफर की, साथ ही JRF क्रैक करने की मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस पूरी जर्नी में मैंने कोई सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया, कोई क्रैश कोर्स परचेज नहीं किया। थ्रू आउट द जर्नी आई कंटिन्यूअसली फॉलो वन चैनल दैट इज नव क्लासेस। आई ऑलवेज थैंकफुल टू नवदीप मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चलिए फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। तो आइए हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। जब मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था तो मैं मास्टर के अपीयरिंग ईयर में थी और अपीयरिंग ईयर में ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई किया। अच्छा, जब मैं अपीयरिंग ईयर बोलती हूँ तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि अपीयरिंग ईयर मतलब एग्जैक्टली कब हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं ही कहूँगी कि मास्टर का जो सेशन होता है वो स्टार्ट होता है जून या जुलाई के सेशन में स्टार्ट हो जाता है। तो आप बस इतना रखिए कि आप जब भी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपीयर हो रहे हैं तो आपके और आपके मास्टर और एग्जाम के बीच में कम से कम 6 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए, ताकि आपको प्रिपरेशन का पूरा टाइम मिल जाए और आप इससे पहले के क्वेश्चन को देख सके कि क्या पैटर्न मिल रहा है क्वेश्चन का। मैंने जब दिया था तो मैंने दिसंबर 19 का दिया था। मेरा मास्टर में एनरोलमेंट हुआ था जून 2019 में। जून का पेपर देख करके, मतलब जून का पेपर जब मैंने देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पेपर बहुत टफ है और इस हिसाब से फिर मुझे अपनी तैयारी करनी थी। तो दिसंबर 19 मेरे लिए क्रैक करना इसलिए ईजी हो गया क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय था तैयारी करने के लिए। तो आप भी ऐसा ही टाइम चूज कीजिए कि आपके पास टाइम भी हो, आप प्रिपेयर भी कर लें अपने लिए, अपने आप को उस एग्जाम के लिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। उसमें मिनिमम 55% आपको मार्क्स चाहिए मास्टर में। लेकिन जब आप JRF के लिए प्रिपेयर करते हैं, JRF के लिए भी मिनिमम परसेंटेज जो है वो 55% ही है। लेकिन जब आप JRF के लिए अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मैंने दिसंबर 19 में अटेम्प्ट किया, ठीक है, दिसंबर 19 में मैंने JRF क्वालिफाई किया, तो दिसंबर 19 से लेकर 2 साल यानी कि 21 दिसंबर 21 तक आपका मास्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्रॉस लग जाता है, कभी किसी कारण से हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं या फिर बहुत सारे रीजन की वजह से हम अगर विद इन 2 ईयर में अगर हम अपना मास्टर कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो JRF की वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो जाती है। वैसे JRF की वैलिडिटी 3 साल की होती है, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया जो गिवन है वो यही है कि आपका PG यानी कि मास्टर जो है वो 2 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं JRF। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब आप नेट और JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपना जो मास्टर है वो 2 साल के अंदर में ही कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप JRF के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, स्ट्रैटेजी का पॉइंट नंबर 1 एलिजिबिलिटी था, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था। अभी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी का पॉइंट नंबर 2 यानी कि सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सिलेबस आप NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ अवेलेबल कर दूंगी। तो सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो हमारा सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 जनरल होता है, वो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर था। ठीक है, सिलेबस जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है। दोनों ही पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर 1 भी 10 यूनिट्स में है, पेपर 2 भी 10 यूनिट्स में है। पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, इसलिए वो सिलेबस पे आपका कमेंट, उस सिलेबस पे आपका कमेंट बहुत जरूरी है होना। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जाम जो होता है वो CBT मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में कोई भी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 होते हैं। ठीक है, पेपर 1 से 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 से 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का है। ठीक है, तो टोटल ऐसे करके हो गए 300 मार्क्स। ठीक है, तो 300 मार्क्स में आपको कितना स्कोर करना है जिससे आपका JRF आ जाए, उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 3 यानी कि आपको कट ऑफ लिस्ट देखना होगा। ठीक है, कट ऑफ लिस्ट इसलिए क्योंकि स्ट्रैटेजी का ये एक पार्ट जरूरी है कि आपको कट ऑफ लिस्ट पता होना चाहिए कि आपका जो माइलस्टोन है, आपको जो कुछ अचीव करना है उसका माइलस्टोन क्या है। ठीक है, जैसे मेरे टाइम पे ये था कि JRF पहले होता था 68% पे JRF हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि शिफ्ट चेंज हो रहा है, शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अब परसेंटाइल में जो है वो रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो
इसके लिए आपको कट ऑफ लिस्ट देखना ज़रूरी है कि आपको कितना परसेंट स्कोर करना है ताकि आपका JRF सिक्योर हो जाए। ठीक है, स्ट्रैटेजी का पॉइंट नंबर 4 जो है वो है स्कोरिंग क्वेश्चन, यानी कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिससे आपका पूरा नंबर मतलब जो है वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को वो सिलेक्ट किया है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पे आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका अच्छे से JRF सिक्योर करने के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो बेनिफिट होंगे। तो पहला जो मैंने ढूंढा है वो ये है कि पेपर 1 का अगर आपने DI और पैसेज को आप कैसे कर सकते हैं, इन दोनों पे अच्छे से अगर कमांड बना लेंगे तो आपका पेपर 1 में 20 मार्क्स जो है वो आप सिक्योर कर सकते हैं अपने हाथ में। इन दोनों को प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। आप जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका DI और पैसेज जो है उतना अच्छा इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, और पेपर टू में आप ये देखिए कि जो पैसेज है वो 2 पैसेज आते हैं। ठीक है, पेपर 2 में एक तो मतलब दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होते हैं और शायद मतलब किसी निबंध से वो उद्धृत होते हैं, किसी आलोचना से उद्धृत होते हैं, तो उससे हमें मैटर नहीं करता, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है कि हमें बस वो पैसेज सही करना है। ठीक है, तो वो दोनों ही जो पैसेज है वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पेपर 1 का जो मैंने बता दिया कि DI और पैसेज सॉल्व करके आप 20 मार्क्स वहां सिक्योर कर सकते हैं। और पेपर 2 में जो मैंने बताया कि 2 पैसेज हो गए और एक असर्शन रीजनिंग, यानी कि असर्शन रीजनिंग में भी टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ से 10 और ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो टोटल आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं और जिसके मार्क्स आपके हाथ में, मतलब जिसके सारे मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए। इन 6 क्वेश्चन से आप टोटल 60 क्वेश्चन मतलब अपने हाथ में रख सकते हैं, यानी कि 300 में 60 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 की तैयारी मैंने कैसे की। ठीक है, अब पेपर 1 की तैयारी मैंने कैसे की मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने उसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा और जो बुक मैंने रेफर की वो भी मैं आपको बताऊंगी और जो चैनल मैंने फॉलो किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जब दिसंबर 19 का अटेम्प्ट किया था तो उस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मुझे कोई बुक सजेस्ट मतलब किसी ने नहीं की थी, ना मुझे पता था कि कोई ऐसी बुक है जो पेपर 1 की जो मुझे मतलब एक जगह मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिल जाए। तो मुझे पता ना होने के कारण क्या हुआ कि मैंने मतलब सारे क्वेश्चन को डाउनलोड खुद से किया, उसके सारे आंसर मैंने खुद ढूंढे। तो मतलब मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको अभी दूंगी, लेकिन बुक के लिए जो मैं बताती हूँ तो मैंने जो बुक रेफर की थी वो है KVS मदान की। ठीक है, ये बुक। लेकिन अब जो क्या है कि अब जो पेपर जो है वो बहुत टफ होता जा रहा है। आप सिर्फ इस बुक को पढ़ के मतलब एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप अच्छे से अगर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक लेना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, मैंने अरिहंत की भी बुक ली थी, मैंने वो भी पढ़ाई, उससे भी पढ़ाई की, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ये इनफ है। अगर आप कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं तो ये बुक इनफ है। तो पता नहीं होने की वजह से 2 बुक मैंने परचेज कर लिया और मतलब ऐसा था। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए ठीक रहा मुझे, मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। ठीक है, अब मैंने बुक तो परचेज कर ली थी, अब पेपर कुछ और आ रहा है। मतलब पेपर ऐसा था कि मतलब मैं सिर्फ बुक पढ़ के 20% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। ठीक है, बाकी का 80% क्वेश्चन जो है मेरे से सॉल्व ही नहीं होता। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने फिर YouTube चैनल फॉलो करना स्टार्ट किया, कि मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ पे मतलब मुझे अच्छा कंटेंट मिल सकता है। तो मैंने फिर नव क्लासेस चैनल को फॉलो किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने जो नव क्लासेस चैनल को मैं फॉलो करती थी। ठीक है, वहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट मिला वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ पे एक जो मैम है वो फ्री क्लासेस पे पढ़ाती हैं और अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हैं। अनअकैडमी पे उनकी प्लस सब्सक्रिप्शन की क्लास चलती है। तो मैं प्लस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं फ्री लर्नर हूँ। मैंने यूट्यूब से ही मैम के चैनल को फॉलो करते हुए उनके सारे कंसेप्ट को समझा है। ठीक है, तो उसी से मेरा मैक्सिमम जो मतलब मैं जितना अचीव कर पाती हूँ अभी, जितना स्कोर कर पाती हूँ पेपर 1 में 30 to 35 क्वेश्चन मैं स्कोर कर पाती हूँ पेपर 1 में, और जस्ट बिकॉज ऑफ नवदीप मैम। ठीक है, क्योंकि इससे सिर्फ इस बुक से सिर्फ आप 20% सिलेबस ही मतलब पेपर ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो मैंने बताया कि मैंने जो गलती की कि मतलब डाउनलोड किया, इतना मेहनत भी किया
और ये भी श्योर नहीं कि आंसर जो मैंने सर्च किया है वो सही है या नहीं। तो उस टाइम एक और चीज़ मुझे बेनिफिट मिली थी उस टाइम, जो ग्रेडअप ऐप है, ठीक है। ग्रेडअप ऐप में जो आप मतलब वहाँ पे मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया है। ग्रेडअप ऐप में एक टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको डेली टेस्ट वहाँ पे मिलता है, ठीक है। पे जाइएगा तो वहाँ पे आप NTA UGC नेट पेपर 1 डाल के अगर ऐसा करके आपको सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद फिर आपको जो डेली क्विजेस मिलेंगे वो आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि पेपर 1 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो पेपर 1 से मिलेगा, अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों करते हैं तो हिंदी के लिए भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका लिखे, ठीक है। तो मैंने वहाँ से फिर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिले जो मैंने गलत अटेम्प्ट कर रखा था, मतलब गलत टिक कर रखा था, और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा था, तो ठीक है। तो वहाँ पे मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वो ऐप यूज किया था टेस्ट देने के लिए, मतलब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अब जो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जैसे मेरे से जो प्रॉब्लम हुई, ठीक है, मैंने इतना सारा मतलब टाइम वेस्ट किया कि सारे पेपर को डाउनलोड किया, और फोन से पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि आईज पेन होने लगता है, ठीक है। तो आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ पे मैं यही प्रोवाइड करूँगी कि मैम की अभी एक बुक लॉन्च होने वाली है, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैम की बुक इसलिए बोल रही हूँ कि बुक से आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना फोन से या फिर किसी भी PDF फाइल से इतना अच्छे से आप नहीं पढ़ेंगे, आपको खुद को पेन भी होता है आईज पे, ठीक है। तो आप बुक रेफर कर सकते हैं मैम का भी लॉन्च होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि अब शिफ्ट बहुत ज्यादा होने लगे, आप कितना पेपर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। एक पेपर डाउनलोड कीजिएगा, 2 पेपर डाउनलोड कीजिए, अब तो हिंदी के 2 शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 शिफ्ट के लिए 2 पेपर 1 अलग होता है फिर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर डाउनलोड करने पड़ जाएंगे। और अगर आपको बुक में अगर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए और वो भी कंसेप्ट के सहित, मतलब कंसेप्ट के साथ, तो क्या है, मतलब अच्छा है, आपके लिए बेनिफिट है। तो आप एक काम कीजिए, या तो आप वो काम कीजिए जो मैंने काम किया है वो आप कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर चलिए ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे बाद में। तो पेपर 1 के लिए मैंने ये किया था कि प्रीवियस बुक कंसेप्ट के लिए क्लियर किया था, और प्रैक्टिस के लिए मैंने जो एग्जाम जो है वो टफ है, तो पेपर भी टफ हो रहा है, और आपको कंसेप्ट अपना थोड़ा बिल्ड करना होगा ऐसा कि आप मतलब एग्जैक्ट आप वो चीज सोच के चलिए कि आपका एग्जाम जो क्रैक होना चाहिए, मतलब वो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सॉल्व हो जाना चाहिए। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जितने भी सिलेबस में जितने भी मूल रचनाएं दे रखी हैं, आप कोशिश करें कि मूल रचनाओं को करने के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया जाता था, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लोग सिर्फ ओवरव्यू लेके चले जाते थे कि हाँ ठीक है, इस पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, मूल कथा वस्तु क्या है, मतलब प्रमुख बात करते हैं, ठीक है। हम लोग बस इतना पढ़ के चले जाते थे। अब जो क्वेश्चन है वो चेंज होने लगा है, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दूँ, अभी इस बार क्वेश्चन एक आया था, क्या भूलूं क्या याद करूं से, कि लेखक के पिताजी जो हैं वो गीता का जो पाठ करते थे वो सस्वर करते थे या गुनगुना के करते थे। तो आप इन सब प्रश्नों का उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपने मूल रचना पढ़ी होगी, ठीक है। ऐसे ही कोई भी ओवरव्यू लेकर के नहीं बता सकता है कि वो गुनगुना कर गा रहे थे या फिर सस्वर गाते थे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना जरूरी है, मूल रचनाओं को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर मूल रचनाओं पढ़ने का वक्त नहीं है या समय नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप कथा वस्तु पढ़िए, प्रमुख पंक्तियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रमुख पंक्तियों से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप UGC नेट JRF हिंदी ज्ञान कोश चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको पेपर 2 हिंदी का कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया गया है, और पाठ्यक्रम में संकलित जो रचनाएं हैं उसकी कथा वस्तु व पंक्तियों को भी आप इस चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये तो पहली चीज हुई। दूसरी क्या कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि जो मिलान करे क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर रखे ना, तो आपको मिलान करे में अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो पूरा का पूरा आपका मिलान करे सही हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। असेसिव जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तर्क और कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए भी जरूरी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ठीक है। फिर प्रकाशित वर्ष के अनुसार जो अनुक्रम में लगाने के लिए आता है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला तो मूल रचनाओं को पढ़ना जरूरी है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। अब जो भाषा, जो इकाई 1 में जो भाषा दे रखा है सिलेबस में हमारा, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम वो करें, कौन सी बुक रेफर करें। तो उसके लिए तो मतलब कोई विशेष पुस्तक तो है नहीं कि मतलब भाषा के लिए विशेष पुस्तक पढ़ी जाए, और इतना वक्त भी नहीं रहता कि हम इतनी सारी पुस्तकों को पढ़ लें, ठीक है। तो मैंने जो बुक रेफर कर रही हूँ वो ये है, ये उपकार की एक बुक है, ठीक है।
बहुत लोग सरस्वती पांडे की बुक है, गोविंद पांडे की है, तो मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको कुछ उसके बारे में बता नहीं सकती। आप अगर आप जो भी आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, बस इतना रखिए कि आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि मतलब ऐसा हो कि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है या फिर ये चीज़ नहीं पूछ ली गई है, ठीक है। तो मैंने उपकार की ये पुस्तक की थी और अरिहंत की भी पुस्तक मैंने ली थी, ठीक है। अरिहंत की जब उसमें सिर्फ कमी ये है अरिहंत की पुस्तक में कि जब आप उसके प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, जैसे कि मतलब जो चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसका जो आंसर है वो सही नहीं दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि मतलब जो पाठ के अंदर से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब पाठ में कुछ दे रखा है और क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन एक लेवल उनका ठीक है क्वेश्चन का, लेकिन आंसर जो है हमें वो फिर नेट से सर्च करना पड़ता है, तो ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मुझे वो पुस्तक में वो कमी लगी, वरना जो उसमें कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है अरिहंत में भी। और उपकार तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छी बुक ये लगी। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, गोविंद पांडे पढ़ रहे हैं या फिर सरस्वती पांडे पढ़ रहे हैं, अच्छे से बस पुस्तक पढ़िए। मैंने नहीं पढ़ी है इसलिए मैं कुछ इसके बारे में रेफर नहीं कर सकती, ठीक है। अब इतिहास के लिए क्या जो पुस्तक है उसके लिए क्या सजेशन है, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ का है, हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। ये 2 बुक आप जरूर पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की है, ठीक है। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है, ठीक है। तो ये 2 पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने नहीं पढ़ाई की थी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर ये पुस्तक मुझे किसने सजेस्ट की, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये 2 पुस्तक भी अगर आपके पास समय है तो आप इस पुस्तकों को भी एक बार देख लें, ठीक है। तो ये 3 चीज हो गई, एक तो मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि और भाषा के लिए ये पुस्तक मैंने आपको बता दी। मैंने उपकार उसके लिए फॉलो की थी, ठीक है। आप उसके लिए गोविंद पांडे करते हैं, सरस्वती पांडे करते हैं, आपकी मर्जी, आप उपकार करना चाहे उपकार भी कर सकते हैं, ठीक है। मूल रचनाओं को आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक पॉइंट रह गया है कि किसी चैनल को फॉलो करना है या नहीं, ठीक है। तो चैनल को आप तभी फॉलो कीजिए जब आपका अपना सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। क्योंकि अब कोई चैनल गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, ये आप कैसे तय कर सकते हैं जब तक आपका खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। पेपर 2 के लिए मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ ये चीज़ के लिए क्योंकि आप जितना मूल रचनाओं को पढ़े रहेंगे, जितना आप अपना मतलब लेके चलेंगे कि हाँ मुझे खुद से ये चीज़ पढ़ना है, क्योंकि आप आगे खुद किसी को पढ़ाने वाले, तो जब आप खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो आप दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ये चीज़ कीजिए कि आप पहले मूल रचनाओं को खुद पढ़ें, उसके बाद ही आप किसी चैनल को फॉलो करें। टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं किसी चैनल को फॉलो, ठीक है। तो बस पेपर 2 के लिए बस इतना ही था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कि मैंने JRF के लिए दोबारा अप्लाई क्यों किया, ठीक है। तो मैंने JRF के लिए इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मतलब फॉर सम रीज़न मेरा जो JRF अवॉर्डी लेटर है वो इनवैलिड हो सकता है, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स से शेयर की, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया कि जो मेरा अवॉर्डी लेटर है उसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम को लिख करके UGC को सेंड कर दूँ, ठीक है। मैंने अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे लिखी और साथ में ही अवॉर्डी लेटर भी अटैच करके UGC को सेंड कर दिया, लेकिन UGC की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मुझे ये लगा कि मतलब जब मैंने ये देखा कि 2 एग्ज़ाम एक बार मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, जून 21 और दिसंबर 20, ठीक है। तो वो ऑप्शन ऐसा था कि मतलब मेरे लिए था कि मतलब अब मुझे अब वेट नहीं करना है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को रिस्क पे नहीं डाल सकती, ठीक है। तो जब आपके साथ आपकी लाइफ में बैक टू बैक चीज़ें चलती रहती हैं तो आप अपनी लाइफ को रिस्क पे नहीं रखते, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट हैं और मेरी जगह अगर आप रहते तो आप भी यही करते हैं, ठीक है। तो सीट बर्बाद करने जैसी कोई चीज़ मैंने नहीं की है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के लिए मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही थी कि बैक टू बैक वो चीज़ अफेक्ट हो जाती, ठीक है। मतलब अगर एक वैलिडिटी अगर मेरी खत्म हो जाती तो उससे मेरी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो सकता था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये अटैम्प्ट किया, ठीक है। अब बाकी सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मतलब माइंड में कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।